Nationalism in India, Lecture 3. So student, you have seen that there were series of movement after the coming of Mahatma Gandhi, and the Rowlatt Act Satyagraha was the last Satyagraha you see in the last lecture. As you have seen that there was a critical situation and the British government responded very brutally to the satyagrahis. Mahatma Gandhi decided to call off the Rowlatt Satyagraha, and he said that we need a nationwide सत्याग्रह. महात्मा गांधी का जो रोड सत्याग्रह था वो बिना किसी पॉजिटिव या बिना किसी सक्सेस के वापस लेना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का मुकाबला सत्याग्रही नहीं कर पाए थे और ये मूवमेंट जो था काफ़ी वायलेंट, काफ़ी हिंसक हो गया था. और महात्मा गांधी को यहाँ पे ज़रूरत पड़ी एक ऐसे सत्याग्रह की, एक ऐसे आंदोलन की जो पूरे देश में फैल सके, क्योंकि रॉबर्ट सत्याग्रह या दूसरे जो सत्याग्रह रहे वो पर्टिकुलर किसी एक जगह तक ही सीमित रहे, पूरे देश का साथ उसको नहीं मिल पाया. तो जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि पूरा फ्रांस इकट्ठा होकर आ गया था, ये सक्सेसफुल होने का उसका कारण रहा. भारत के सत्याग्रह, भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि भारत में आज़ादी की लड़ाई कभी भी व्यापक तौर पे नहीं फैली, कभी भी ये पूरे देश में स्प्रेड नहीं हो पाई, पूरे देश का इसको साथ नहीं मिल पाया. तो यही एक प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम का सलूशन बनकर आया खिलाफत इशू. तो खिलाफत इशू क्या था? द खिलाफत इशू गेव हिम द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म. तो महात्मा गांधी को खिलाफत इशू एक ऐसा इशू मिला जिसमें हिंदू और मुसलमानों को एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया. मुसलमानों ने यहाँ पर हिंदुओं का साथ दिया इस आज़ादी की लड़ाई में, और इसका कारण क्या रहा? द ओटोमन टर्की वॉज बैडली डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड देयर वर रूमर्स अबाउट अ हार्श पीस ट्रीटी लाइकली टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन एम्परर खलीफा हु वॉज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. तो यहाँ पर ओटोमन टर्की जो पार्टिसिपेट कर रहा था एलीज के खिलाफ, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मैंने आपको बताया था कि एलीज वर्सेस सेंट्रल पावर था, तो एलीज में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे, वही सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और टर्की थे. तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की हार हुई थी, सेंट्रल पावर की हार हुई थी. तो जो टर्की का हेड था, एम्परर, ओटोमन एम्पायर जो था, वो यहाँ पे दी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा था. और उसका जो एम्परर था ओटोमन एम्पायर का, खलीफा कहते हैं उसको, खलीफा जो था उस पर ट्रीटी थोपी गई, ज़बरदस्ती उससे साइन करवाई गई, और ये खिलाफ उसके खलीफा की इज्जत के या खलीफा की जो रिस्पेक्ट थी उसके खिलाफ था. मुसलमानों में खलीफा का बड़ा नाम था क्योंकि वो उनका स्पिरिचुअल हेड माना जाता है, और इस तरह से पूरे मुसलमान जो थे दुनिया के, वो अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से में थे. A Khilafat committee was formed in Bombay in March 1990 to defend खलीफा, और इस बात को लेकर भारत में भी मुसलमान विरोध कर रहे थे, और उसके लिए बम्बई में उस समय 1919 मार्च में कमेटी बनाई गई. दिस कमेटी हैड लीडर लाइक ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली. तो ये कमेटी जो थी इसके लीडर्स थे दो भाई, मोहम्मद अली और शौकत अली. दे ऑल्सो वॉन्टेड महात्मा गांधी टू टेक अप द कोज टू बिल्ड अ यूनाइटेड मास एक्शन. तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली की जो कमेटी बनी, इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को उनके इशू को भी उठाना चाहिए और इस तरह से उनको भी यहाँ पर इस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल कर लेना चाहिए. तो एट the Calcutta session of Congress in September 1920, the resolution was passed to launch a non-cooperation movement in support of Khilafat and also for Swaraj. तो बात यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो चाही थी वो हो चुकी थी. तो उन्होंने एक बड़ी चालाकी के साथ मुसलमानों को अपने साथ मिला लिया अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने मुसलमानों को हिंदुओं के साथ मिलाया और इसको नाम दिया खिलाफत मूवमेंट, जो सपोर्ट में था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की. तो यहाँ पर ये बात साफ जाहिर थी कि मुसलमान जो थे उनका आज़ादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ आना पड़ा बिकॉज दे डू नॉट वांट देयर स्पिरिचुअल हेड टू फील डिग्रेडेड बाय ब्रिटिशर्स. तो वो अपने खलीफा के लिए यहाँ पर आए, अपने धर्म के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने आए थे, और हिंदुओं की लड़ाई थी
भारत के लोगों की लड़ाई थी आज़ादी के लिए। तो हालांकि कारण कुछ भी रहो, लेकिन इन्होंने दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई जो थी वो शुरू कर दी थी। और इस तरह से कांग्रेस का सेशन होता है सितंबर 1920 कैलकाटा में। ये इंपॉर्टेंट है, मैप लोकेशन के लिए इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया गया कि अब एक आंदोलन शुरू किया जाएगा, बड़े लेवल का आंदोलन, जिसे कहा गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था वो देखते हैं। In his famous book Hind Swaraj, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. महात्मा गांधी ने किताब लिखी थी 1909 में, 1909 में, हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें ऐसा करने दे रहे हैं। अगर भारत के लोग अंग्रेजों का साथ ना दें तो ब्रिटिशर्स भारत से भाग जाएंगे। तो ये आपको पता है कि भारत के जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स की सेना में थे, ब्रिटिशर्स की जो पुलिस सिस्टम थे उसमें भारत के लोग थे, ब्रिटिशर्स के जो स्कूल थे उसमें भारत के लोग टीचर थे या वकील थे। तो हर जगह पर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने वाले इंडियन ही थे। तो वो हमारे ऊपर रूल कर पा रहे थे बिकॉज हमारे कुछ लोग उनको इस काम में मदद कर रहे थे। और यही बात महात्मा गांधी ने पकड़ी और अपनी हिंद स्वराज बुक में लिखी कि अगर इंडियन या भारत के लोग अपना कोऑपरेशन उनके साथ हटा लेंगे, उनको सहयोग देना बंद कर देंगे, तो अंग्रेजों के लिए भारत में टिक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी बात को लेकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। If Indian refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and स्वराज would come। तो एक साल के अंदर ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग खड़े होंगे और भारत में स्वराज यानी आज़ादी आ जाएगी। Gandhiji believed that if Indians began to refuse to cooperate, the British ruler will have no other way than to leave India। तो इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ भारत से जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। Some of the proposals of non-cooperation movement। तो non-cooperation movement में कुछ proposal, कुछ विचार रखे गए कि हम इसको कैसे कैसे शुरू करेंगे, क्या इसमें होगा। फर्स्ट, सरेंडर द टाइटल विच वर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो सारे टाइटल ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिए जाएंगे जो भारत के लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मिले थे, जैसे सर या फिर महात्मा गांधी को हिंद केसरी या फिर नाइटहुड, ऐसे ऐसे टाइटल्स दिए जाते थे कुछ पर्टिकुलर इंडियन को उनकी फील्ड में अच्छा काम करने के लिए। तो वो कहा गया कि हम उनको वापस लौटाएंगे, हम उन्हें उनके इस रिस्पेक्ट को अस्वीकार कर देंगे, वापस कर देंगे। बायकॉट सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्कूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हर एक इंस्टीट्यूशन का बायकॉट करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, चाहे वो स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे वो सिविल सर्विसेज है। बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, विदेशी सामानों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। लॉन्च फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन इफ द गवर्नमेंट परसिस्टेड विद रिप्रेसिव मेजर। और सरकार अगर इसी तरह कठोरता से बर्ताव करती रही तो यहाँ पर एक पूरे लेवल पर सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाया जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस मतलब अंग्रेजों की हर एक बात को मानने से मना कर दिया जाएगा, अंग्रेजों की हर एक चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और अंग्रेजों को 1% भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा किसी भी लेवल पर। तो ये यहाँ पर प्रपोजल रखे गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। So this is the end of your lecture. In next lecture we will talk about the non-cooperation movement different stages.